हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का पांचवा और आखिरी क्लास। और जैसे कि अपने को पहले से मालूम था कि शेड्यूल 3 के अंदर पार्ट 1 के अंदर एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है और पार्ट 2 के अंदर होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। पार्ट 1 का जो फॉर्मेट होता है उसको अपने अच्छे से कवर अप कर लिए। आज अपने जो पार्ट 2 का फॉर्मेट है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, उसको अपने कवर अप करने वाले हैं। देखो, जो आईएससी के बच्चे हैं उसको ये टॉपिक, ये वीडियो नहीं देखने से भी होगा, और जो सीबीएसई के बच्चे हैं उसको तो मालूम ही है कि ये क्या है, आपका हेडिंग सब हेडिंग यहाँ से भी पूछ सकता है, ये भी सिलेबस में है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ने यहाँ पर जो है कि सर ये अकाउंट नहीं, ये क्या है, स्टेटमेंट बोलता है। कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, ये स्टेटमेंट है। तो क्लास 11 में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, जहाँ पर डेबिट होता था, क्रेडिट होता था, लेजर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट होता था। यहाँ पर ना अपने को क्या करना है, एक स्टेटमेंट सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट है और लिखा भी रहता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और इसका जो फॉर्मेट है ना, अपने इस फॉर्मेट के साथ काफ़ी रूबरू हो चुके हैं, क्योंकि अपने कंपैरेटिव कॉमन साइज अपने बना के आ रहे हैं। तो इसमें अपने को लिखना कैसे होता है सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ अदर इनकम को जोड़ देते हैं। ये जोड़ के अपना आता है क्या, टोटल रेवेन्यू, और सारे एक्सपेंसेस को अपने क्या करते हैं, टोटल करते हैं। ये करने के बाद अपना है टोटल एक्सपेंसेस, और टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस जब अपने करेंगे तो मेरा आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और एक बार मेरा जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसके ऊपर अपने जो भी टैक्स रेट रहता है वो अपने माइनस करेंगे, ओके, तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये काफ़ी सिंपल सा था, काफ़ी इजी सा था, ये सारी चीज़ अपने पहले भी करके रखे हुए हैं। तो आज अपने क्या करने वाले, इस आइटम्स के अंदर जो आइटम्स है उसको देखने वाले। मतलब सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर क्या क्या हो सकता है। देखो, जैसे कि नाम ही बता रहा है, ऑपरेशंस मतलब जो बिजनेस का मेन काम है, मतलब अर्न फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटीज, जो मेन बिजनेस का जो काम है ना, उससे जो कमाया हुआ पैसा होता है उसको बोलते हैं। जैसे मेरा कोचिंग सेंटर है तो हमको ये जो फीस आता है वो मेरा हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। किसी का कपड़ा का दुकान है, कपड़ा बेच के जो पैसा आता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स हुआ। यदि कुछ रिटर्न है तो उसको अपने माइनस कर देते हैं, और यदि कुछ सर्विस भी प्रोवाइड करता है वो ऑर्गेनाइजेशन तो उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और एक आइटम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मिस्टेक होने का काफ़ी चांस रहेगा, दैट इज सेल ऑफ स्क्रैप। ऐसा फीलिंग्स आ सकता है आपको कि सेल ऑफ स्क्रैप को अदर इनकम होना चाहिए, लेकिन सेल ऑफ स्क्रैप को अपने क्या करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर ही लिखते हैं। तो यदि एग्जाम में पूछ रहे, जो कि पूछता भी है कि सेल ऑफ स्क्रैप किसके अंदर आएगा, आपको लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर आता है। तो ये समझने के लिए या थोड़ा सा निमोनिक या विजुअल मेमोरी में ढुकाने के लिए मैंने एक छोटा सा फोटो भी देके रखा हुआ है, ठीक है, तो इससे आपको याद रह जाएगा। और नेक्स्टली, जैसे कि अपने यहाँ पर समझ रहे हैं कि मेन ऑपरेशन जो काम है उससे जो पैसा आता है उसको अपने बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यदि कोई फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, इसका काम ही किसी को लोन देना हो, उससे इंटरेस्ट मिलना हो, ओके, तो ये सब जो इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड इनकम मिलना, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होना, रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज होना, जैसे लॉकर फैसिलिटीज वगैरह वगैरह दे देना, तो ये लोगों का काम ही ये है। तो इस पैसा को अपने क्या बोलेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो उतना कोई दिक्कत वाला बात नहीं, इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड इनकम बोले तो एक बार देख लीजिएगा कंपनी का क्या नाम है। यदि फाइनेंसिंग कंपनी है तो उसको लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, और यदि फाइनेंसिंग कंपनी नहीं है तो उसको अपने क्या लिख देते हैं, अदर इनकम में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हेडिंग। नेक्स्ट देखते हैं अदर इनकम। तो अदर इनकम में क्या है ना कि सर जो मेन अदर देन बिजनेस एक्टिविटी, जो मेन बिजनेस का काम नहीं है, उससे यदि कुछ पैसा कमा के आ रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को लोन दे दिया, उससे इंटरेस्ट मिला, मैंने कहीं पर शेयर खरीद लिया, उससे डिविडेंड मिला, मेरे पास छोटा सा रूम था, उसको मैंने रेंट में दे दिया और वहाँ से मेरे को छोटा सा या बड़ा सा भी हो सकता है, ओके, उसको अपने क्या बोलेंगे, रेंट रिसीव्ड। डिस्काउंट मिल गया, कमीशन मिल गया, फिक्स्ड एसेट को बेच के यदि कुछ पैसा कमा लिया मैंने, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यदि रिफंड ऑफ इनकम टैक्स आया, ये सारे चीज़ें क्या है, अदर इनकम में। और भी कुछ है, देखते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यदि आपका इन्वेस्टमेंट है उसको बेच के यदि आपने कुछ कमा के रखा हुआ है तो वो भी कहाँ पर आएगा, इधर आएगा, और ये नेट करके आएगा, मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को माइनस करके आएगा। और यदि ना लॉस एक्सीड कर देता है तो आप इसको अदर इनकम में मत लिखिएगा, इसको आप कहाँ पर लिखिएगा, अदर एक्सपेंसेस में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब कि मैंने कितना मटेरियल यूज किया हुआ है। तो मान लो मैंने स्टार्टिंग में 1 लाख का मटेरियल था, मैंने और 4 लाख का मटेरियल खरीदा, टोटल हो गया 5 लाख, और मैंने 2 लाख का अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो मतलब मैंने यूज कितना किया, मैंने यूज तो 3 लाख ही किया ना। तो इसका प्रोसेस क्या है निकालने का, ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा कितना मटेरियल से आपने कंज्यूम किया हुआ है।
नेक्स्ट परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब जो भी स्टॉक आपने खरीद के रखा हो जिससे आपको ट्रेडिंग करना है उसको अपने बोलते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट नोट नंबर है चेंज इन इन्वेंट्रीज। तो जैसे कि अपने को ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते थे, टू ओपनिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे ना, यहाँ पर तो लेजर है नहीं, यहाँ पर अपने को कैसे लिखना होता है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज करके लिखना होता है। मतलब स्टार्टिंग में यदि ओपनिंग स्टॉक यदि अपना था 2 लाख और एंड में अपना यदि 3 लाख, तो कितना से बढ़ गया, 1 लाख से बढ़ गया, तो चेंज इन इन्वेंट्री कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 लाख। तो वैसे करके ना अपने को यहाँ पर चेंजेस इन इन्वेंट्रीज निकालना। और जैसे कि अपने को मालूम है इन्वेंट्रीज में अलग अलग क्राइटेरिया होता है, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब। तो अपने को वो सारे गुड्स का निकालना है कितना कितना मेरे पास इन्वेंट्री है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये आपका आ गया फिनिश गुड्स का चेंज इन इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP, ये आ गया आपका चेंज इन WIP। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये आपका आ गया चेंज इन स्टॉक इन ट्रेड। तो ऐसे करके अपना आ गया चेंज इन ओवरऑल इन्वेंट्रीज। तो ये जो फिगर होता है अपने इस फिगर को कहाँ पर लिखते हैं, जाके लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। मतलब जो भी पैसा यदि अपने इंप्लॉय को दे रहे हैं, जो भी खर्चा अपने एक इंप्लॉय के ऊपर हो रहा है उसको अपने बोलते हैं इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो क्या देते हैं सर, एक वेजेस देते हैं, एक सैलरीज देते हैं, कभी कभी दशहरा, दिवाली, पूजा, बोनस दे देते हैं। यदि कुछ लीव है जो उसने यूज नहीं किया, मान लेगा ऑर्गेनाइजेशन में किसी को 12 लीव दे के रखा हुआ है और उसने सिर्फ 2 लीव ही लेके रखा हुआ है, तो ये जो बाकी का जो 10 लीव है ना वो एनकैश कर सकता है। ये जो लीव एनकैशमेंट होता है इसके ऊपर भी ऑब्वियसली कंपनी का ही खर्चा है, कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये इसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। ये भी किसके अंदर आता है, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एग्जाम में क्या पूछेगा, लीव एनकैशमेंट, आपका आंसर क्या लिखना है, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अंडर एक्सपेंसेस। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी फंड, सुपर एनुएशन फंड, यदि कोई कैंटीन एक्सपेंसेस है आपने यदि एम्प्लॉयज़ लोग के लिए रखा हुआ है, कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस है, और यदि आप सोच रहे हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ ईसॉप दे देते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, मतलब अपने कंपनी को अपना शेयर भी दे देंगे यदि वो कुछ सर्टन क्राइटेरियाज फुलफिल करेगा, मतलब कुछ सालों तक यदि काम कर लेता है। तो इसमें क्या होता है ना, मान लो यदि 10 साल 20 साल जो भी एक क्राइटेरिया वो फुलफिल कर लेता है तो कंपनी डिस्काउंटेड रेट में उसको क्या देता है, शेयर्स देता है अपना कंपनी का। तो ये जो खर्चा होता है ना उसको भी अपने क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। कहीं ना कहीं ये मेरा एम्प्लॉय की तरफ खर्चा ही है। नेक्स्ट है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब यदि आप जो भी लोन वगैरह वगैरह लेके रखे हुए ना, तो वो जो लोन लेने से जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो लोन लेते समय जो खर्चा होता है, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, ये सारी चीज़ें जो खर्चे होते हैं जो फिनेंसिंग करते समय जो लगता है उसको अपने क्या बोलते हैं, फिनेंसिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो एग्जाम में आपको क्या पूछेगा, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन या इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो आपको क्या लिखना है, फिनेंस कॉस्ट अंडर एक्सपेंसेस। आपको यदि लिख दिया कि डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स मतलब रिटर्न ऑफ, यदि आपको बोल दिया प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, यदि आपको बोल दिया लोन प्रोसेसिंग चार्जेस मतलब आपका जो लोन है उसको प्रोसेस करने में भी मान लो 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख जो भी खर्चा लगा है तो वो भी आपका क्या आ जाता है, फिनेंस कॉस्ट में आता है। गारंटी चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, और यदि आप कमीशन पे कर रहे हो कुछ मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट के लिए, तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, आपके फिनेंस कॉस्ट के अंदर आता है। एग्जाम में क्या पूछेगा, गारंटी चार्जेस किसके अंदर आएगा, गारंटी चार्जेस आता है हेडिंग फिनेंस कॉस्ट के अंदर, और मेजर हेडिंग क्या होता है, एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस का नोट नंबर 8। सिंपल सा बात है सर, यदि फिक्स एसेट के ऊपर यूज करके जो उसका वैल्यू गिर जाता है ओके, तो उसको अपने बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और यदि इंटेंजिबल एसेट्स का यूसेज के कारण वैल्यू गिर जाता है उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो ऊपर के कैटेगरी में फिट नहीं होते, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसके अंदर से 1 या 2 आइटम पूछने का काफी चांसेस रहता है। जैसे कि कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड, ये भी किसके अंदर आता है, अदर एक्सपेंसेस। एग्जाम में क्या लिखेंगे, अदर एक्सपेंसेस और हेडिंग हो जाएगा एक्सपेंसेस। फ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस लेस प्रीपेड करके, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन अलाउड, बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना, ये भी थोड़ा सा एग्जाम में पूछता है। रिपेयर्स टू मशीनरी, बिल्डिंग एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स, ट्रेड एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है। बैंक चार्जेस, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में पूछता है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे कि मैंने बोला था यदि लॉस एक्सीड कर देगा तो अपने को यहाँ पर लिखना है, यदि गेन होता है तो अपने को कहाँ पर लिखना है, अदर इनकम में लिखना है। डायरेक्टर्स फी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ऑडिटर्स फी, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। डायरेक्टर्स फी, ऑडिटर फी जो लगता है वो भी क्या है, अदर एक्सपेंसेस के अंदर ही आता है, जिसका हेडिंग क्या होता है, एक्सपेंसेस। सब हेडिंग क्या होगा, अदर एक्सपेंसेस।
कन्वेंस एक्सपेंसेस, कुरियर एक्सपेंसेस, टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट के लिए यदि कुछ खर्चा हुआ, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को यदि आप रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, ओके। एंड अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन मतलब क्या होता है ना, ये एक ब्रोकरेज टाइप ही होता है जिसको अपने देते हैं शेयर्स इशू करने के लिए देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी का आईपीओ कराना है, तो मेरे को देखो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा काम होता है, और यदि हम शेयर इशू करने का भी झमेला सारे अपने ऊपर ले लें तो मेरा हम कहाँ पर दिमाग लगाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, किसी को ये काम सौंप देता है, उसको हम बोलते हैं देखो तुम मेरा ये काम कर दो, मेरा सारा शेयर्स को सब्सक्राइब करा दो, हम तुमको क्या करेंगे, थोड़ा सा कमीशन दे देंगे, 1%, 2%, 3% जो भी होता है अपना डील होता है वो अपने पे कर देंगे। इसी को बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन, ओके। है ब्रोकरेज ही, लेकिन ये शेयर्स के ऊपर दिया जाता है। तो ये इस पैसा को भी जब रिटर्न ऑफ करते हैं वो भी अपना किसके अंदर आता है, अदर एक्सपेंसेस के अंदर ही आता है। तो ऐसे करके ना अपने सारे नोट्स टू अकाउंट्स, एक प्रॉफिट एंड लॉस का जो हो सकता है वो सारे अपने कवर अप कर लिए। एक छोटा सा चीज़ और देख लेते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों है ना, पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को अपने क्या करते थे ना, कुछ सालों में राइट ऑफ करते थे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस स्टार्ट होने से पहले का जो खर्चा होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये जो खर्चा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जितना भी होके रखा हुआ बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, उसको अपने क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक साल में राइट ऑफ करेंगे। पहले क्या करते थे, सपोज 5 करोड़ हुआ तो 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते जाते थे, राइट ऑफ करते जाते थे। लेकिन इस अभी क्या करना है, जितना भी खर्चा हो आपको सारा का सारा इस साल ही राइट ऑफ करना है। मतलब सर यदि 10 करोड़ 50 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ जो भी हो, यदि बिजनेस उस साल लॉस में चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को सारा जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है उस पर्टिकुलर ईयर में ही लिखना है। और इसके लिए एक तो छोटा सा चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कहाँ से करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम का यदि पैसा है उसे राइट ऑफ करेंगे। यदि उसमें पैसा नहीं है तो सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देते हैं, ओके। तो जैसे कि ऐसा सिनेरियो पकड़ लीजिए, मान लो कि 1,20,000 का आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है और आपका क्या है और आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में है 80,000 रुपया। तो देखो 80,000 तो वहाँ से राइट ऑफ हो गया, और बाकी का जो 40,000 है ना उसको अपने कहाँ लिख देंगे, पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देते हैं। तो ऐसे करके अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का भी जो सिनेरियो है, जो नोट्स अकाउंट है, जिसके जो आइटम्स है ऑलमोस्ट अपने देख लिए और समझ भी लिए। सब बाप रे बाप, ये तो कंपनीज बैलेंस शीट और कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे तो इतना सारा नोट्स टू अकाउंट्स, इतना सारा आइटम्स है, कैसे याद रहेगा। देखो 50 to 60% तो नॉर्मली ऐसे ही याद हो जाता है, 10 to 20% तो अपने इतना समझे हैं, इतना टाइम दिए हैं तो ऐसे ही याद हो जाता है। बाकी का जो 10 to 20% है उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। लेकिन रहा बात जो इंपॉर्टेंट है, टॉप 40 आइटम्स है जो कि एग्जाम में आने का हाई चांसेस रहता है, उसका मैंने एक लिस्ट बनाया जो आप देख सकते हैं। ये सारे आइटम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आइटम्स है, ओके। 40 आइटम्स है इधर, और ये आइटम्स यदि आप कर लेते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि आपका 4 to 4 मार्क्स कवर अप हो जाएगा, ओके। एग्जाम में क्या पूछेगा, वही हेडिंग सब हेडिंग। इसमें जैसे मैंने एक थ्रो कर दिया, बिल्स पेबल का हेडिंग क्या है, करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग क्या है, ट्रेड पेबल। मैच्योर्ड डिबेंचर्स का क्या है, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। सिंकिंग फंड का क्या है इधर, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अनक्लेम्ड डिविडेंड का क्या होता है, करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। प्रपोज डिविडेंड, ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ना बैलेंस शीट में जगह है, ना ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जगह है। इसका एक नया चीज होकर रखा हुआ है, क्या है, इसका ना हेडिंग है, सब हेडिंग है, इसको अपने लिखते हैं, इट विल बी रिटन इन द नोट्स टू अकाउंट्स एज अ कंटिजेंट लायबिलिटी। तो ऐसे करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो होपफुली हम लोगों का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का जो पोर्शन है सारा कंप्लीट हो गया। ऐसे करके अपना पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया, ओके। ज़्यादा क्लासेस लगा नहीं, अपने अप्रॉक्सीमेटली 18 क्लासेस में सब कुछ कवर अप किए, विथ नोट्स, विथ प्रॉपर टाइम देके, विथ मैक्सिमम सम्स करके, पूरा कंसेप्ट को अपना डिटेल में समझ के, ओके। तो अपने नेक्स्ट क्लास से अपने स्टार्ट करेंगे पार्ट ए, जो कि होगा पार्टनरशिप से इसमें टेकअप करने वाले। तो आई होप कि ये जो पार्ट बी है ये पूरा पोर्शन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया। आपको यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ है, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू हिट द बेल बटन।